बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स बाय अरुण सर। मैं अरुण सर आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं एक बार, जहां और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे जो लेक्चर्स अभी तक हमने करे हैं वो आपने कर लिए हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं। ठीक है, आगे हम आज बढ़ने वाले हैं बच्चों, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला देना चाहता हूँ। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कंटेंट टेबल बताई थी मैंने। कंटेंट टेबल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज पर मी जो था वो था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसको डिफाइन करने वाला कूलम्ब्स लॉ था जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में कूलम्ब्स लॉ था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, है ना। उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए। ये सभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा आई थिंक। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर ये लेने वाला हूँ, है ना। देखिए, हमने 11th क्लास भी पढ़ी है और हम 12th क्लास अब पढ़ रहे हैं। एक बात आप सभी को कह देना चाहता हूँ, जिसने 11th क्लास में ग्रेविटेशन मुझसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था या कहीं भी अच्छी तरह से पढ़ा था, तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा सिंपल उसको लगेगा, मतलब सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स आएंगी यहाँ पर भी। जिस तरह से आपने वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ा था वहाँ पर, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने पढ़ा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो काफ़ी सिंपल सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब एक अरेंजमेंट जो है वो आपका काफ़ी सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़कर ग्रेविटेशन पढ़ा जाता है उसकी समझ से, है ना, उसके जैसा वो है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी डिटेल में है बच्चों। जो सेकंड पार्ट था अपनी कंटेंट टेबल में, उसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वही हम आज इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मैं और बोल देना चाहता हूं बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा बेस चैप्टर है 12th क्लास का, जो अगर आपको आ जाता है ना तो आगे आपके लिए राह काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारी NCERT बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है चैप्टर, सब कुछ लेते हैं तो देते छोटा सा है ना, तो काफ़ी छोटा सा दिया हुआ है। हम काफ़ी इसको एलोबोरेट करेंगे, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, है ना। अभी हमने सिर्फ फोर्स पढ़ा है। देखिए, न्यूमेरिकल पहले मैं ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी बातें करते हैं हम। जो कंटेंट में हम दूसरे कंटेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था जो किसी बच्चे का डाउट था, उसको ले रहा हूँ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आज इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स मैंने कूलम्ब्स लॉ पे करवाया वो करे ही होंगे, है ना, लेकिन होता क्या है बच्चों, फोर्स है यार, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स है ये भी, है ना। अब कंजर्वेटिव नेचर इसका आप बाद में समझेंगे, अभी आप इतना समझिए एक फोर्स है ना। तो फोर्स है तो भाई मैकेनिक्स में भी तो फोर्स होती है ना, हमने जो पढ़ी है मैकेनिक्स, वहाँ पे भी फोर्स होती है ना। तो उससे इसको रिलेट करके हमेशा पढ़ा कीजिए। ठीक है, जैसे कि फोर्स है तो उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, जब हम जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो लिंकिंग बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ चैप्टर्स के कंटेंट टेबल्स को, सिलेबस को लाइन वाइज, सीरीज वाइज याद रखना। चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको सीरीज वाइज याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप कभी भी किसी एक टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक से लिंक कर पाएँ। ठीक है ना, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो बच्चा शुरुआत से बातें सुनता हुआ आ रहा है और वही फॉलो करता हुआ आ रहा है, उसके लिए काफ़ी सिंपल होने वाला है आगे, है ना। एक बात और है, इमेजिनेशन भी आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए 12th क्लास के लिए। ठीक है ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जो कि मुझे लगा कि मेरे को आपको बता देना चाहिए, थोड़ा सा लिंक्ड है ना मैकेनिक्स से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, है ना। किसी बच्चे का डाउट भी था ये। तो अ फ्री पिथ बॉल मीन्स बॉल है एक आपके पास ए ऑफ 8 ग्राम्स कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना कुलम, मतलब 5 × 10⁻⁻8 कुलम। एक पिथ बॉल ए है आपके पास, उसके ऊपर चार्ज आपको गिवन है। ठीक है, तो मैंने ये ए बॉल ले ली, इसका मास है 8 ग्राम दिया हुआ है आपको, 8 ग्राम्स, और इसके ऊपर चार्ज मैंने Q1 मान लिया 5 × 10⁻⁻8 कुलम। ठीक है, ओके। ये डायग्राम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, नहीं भी गिवन हो तो हम बना सकते हैं क्वेश्चन को पढ़कर।
व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड बॉल। ठीक है, एक और कोई बॉल है वो, और बोला हुआ है बी फिक्स्ड एट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। पहले वाली बॉल के 5 सेंटीमीटर बिलो जो बॉल बी, सेकंड बॉल बी रखी हुई है मैंने, उसको मैं किस नेचर का और कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज मैं दूं सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, तो जिससे कि ये जो बॉल है मेरी वो स्टेशनरी हो जाए, है ना। अब सिंपल सी बात है, ये करना क्या चाह रहा है, ये ए बॉल को स्टेशनरी करना चाह रहा है। ए बॉल ऊपर है भाई, वो नीचे आएगी, ठीक है, ये तो है ही सही फिक्स्ड, ये आपको दे रखा है। ए बॉल नीचे आना चाहेगी, नीचे क्यों आना चाहेगी, बिकॉज आप ए बॉल का एफबीडी बना लीजिए, याद करिए 11th क्लास में हमने सब पढ़ा हुआ है एफबीडी वगैरह। तो जब ए का मैं एफबीडी बनाऊंगा तो ऑब्वियसली देखिए इसका एमजी नीचे लग रहा होगा, जब एमजी नीचे लग रहा होगा तो ये एमजी क्या चाहेगा, ये बॉल नीचे आए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो इस एमजी फोर्स को बैलेंस कर दे, है ना। जब और जो भी वो फोर्स होगी, वो फोर्स अगर इस एमजी फोर्स को बैलेंस कर देगी, बराबर हो जाएगी उसके, तो ये ए बॉल जो है वो स्टेशनरी हो जाएगी। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बेटा, और कुछ भी नहीं है ना। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ए बॉल है इसके ऊपर की तरफ मुझे कोई फोर्स चाहिए जो इस एमजी को बैलेंस कर सके। तो ये बी बॉल की वजह से इस ए बॉल के ऊपर कोई ऊपर फोर्स लगा सकते हो क्या आप, क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि हमको दिख रहा है +5 × 10⁻⁸ कूलम है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज, नेचर पूछा हुआ है आपसे, तो एक पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज रख देता हूँ, तो देखो पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, मतलब ये वाला जो बी बॉल है वो ए बॉल के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जो फोर्स है मैंने उसको F ही मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर बी बॉल पे मैंने चार्ज मान लिया Q2, और यही Q2 आपसे पूछा है कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज मैं दूंगा। नेचर तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव ही नेचर होने वाला है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करेगा तभी ऊपर की तरफ फोर्स लगा पाएगा वो, है ना। ये सिंपल सी मैकेनिक्स है। चलिए, तो उसके बाद मैंने ये ऊपर की तरफ फोर्स लगवाई साहब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर की तरफ Fe फोर्स लगा रहा हूं मैं, नीचे की तरफ mg है। अगर ये Fe mg के बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है साहब। Fe = mg, Fe क्या है भाई, K Q1Q2/r², जैसा कि हम सब जानते हैं, = mg, है ना। और यहाँ से हमको Q2 निकालना है, तो Q2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, mg r² उधर चल जाएगा, r² K Q1 नीचे आ जाएगा, K Q1 नीचे आ गया। जस्ट सारी की सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, m गिवन है, पर याद रखिएगा m जो रखोगे आप वो 8 ग्राम्स है, तो उसको kg में कन्वर्ट कर लेना, तो 8 × 10⁻³ हो जाएगा, g 9.8 मीटर/सेकंड², r² उसने दिया हुआ है कि ये कितनी नीचे पड़ी हुई है, 5 सेंटीमीटर नीचे पड़ी हुई है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, और सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² का 10⁻4 हो जाएगा। नीचे k है, k होता है 9 × 10⁹, Q1 आपको दिया हुआ है 5 × 10⁸ कूलम, वो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का उसको करते हैं। चलिए अच्छा, 1 मिनट, उस मेन टॉपिक से पहले मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, है ना। सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से लिंक्ड है बच्चों, है ना। मैकेनिक्स से कोई भी क्वेश्चन लिंक्ड हो तो हमें आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हमको नहीं आता सर, ये कैसे आ गया, क्या हो रहा है इसमें। अभी देखो एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूँ ऐसे ही, इसको कराते कराते एक और मैकेनिक्स से लिंक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा करा देते, तो करा देता हूँ भाई, है ना। चलिए भाई, तो जल्दी से देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो लैंग्वेज में आएगा लेकिन मैं आपको बिना लैंग्वेज के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास रूफ है कोई, यहाँ से आपने L लेंथ की ऐसी 2 स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, और 2 मासेस M मासेस ऐसे 2 लटके हुए हैं। ये भी लेंथ L ही है और ये भी लेंथ L ही है, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग की लेंथ आपको L दी हुई है, मासेस M दिए हुए हैं। देखिए इनको तो नीचे आ जाना चाहिए इधर, है ना, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही है। यहाँ पर मैं इसको यूं कर देता हूँ और ये एक एंगल बोल देता हूँ, ये वाला एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये जो एंगल है वो आपको थीटा के बने बच्चों। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज मैं बोल देता हूँ Q है, इसके ऊपर भी चार्ज अभी बोल देता हूँ Q है, Q1 Q2 भी हो सकता है, अभी मैं Q ही बोल रहा हूँ,
दैट सिंपल, सीधी सी बात है। क्या आपको जो स्कीमेटिक है वो समझ में आया बच्चों? कुछ भी नहीं किया, एक रूफ है, दो स्ट्रिंग है एल लेंथ की, उनसे mm मास जुड़ा हुआ है और जो मास है उन दोनों मास के ऊपर QQ चार्ज भी है, ठीक है। तो आपको मुझे ये थीटा निकाल के बताना है ना। अब ये थीटा निकाल के बताना है, ये थीटा कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा हमको क्वेश्चन में कि साहब ये जो दो बॉल हैं वो पास में आई क्यों नहीं रही हैं। ऑब्वियसली यार, अगर मैं एक रूफ से दो बॉल्स को लटकाऊंगा तो इधर इधर थोड़ी ना जाएगी, वो तो यूं आ जाएगी ना, नीचे नीचे आ जाना चाहिए उनको, है ना। अगर मैं किसी रूफ से लटकाऊंगा तो नीचे आ जाएंगी ना वो बॉल, ऐसा थोड़ी यूं दूर दूर क्यों रहेंगी। वो दूर दूर जब ही रह रही होंगी जब कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू बॉल्स लग रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा उन दोनों बॉल के बीच में, तभी तो वो दूर जाएंगी। समझ में आया ना ये बात? तो बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अगर मैं देखो यहाँ पर भी आपको केस बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फोर्सेस बनाना चाहूँ, ध्यान से देखना, फोर्स बनाना चाहूँ, इधर की तरफ नीचे क्या होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ क्या होगा, टेंशन लग रहा होगा, है ना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, x ही होगी, है ना। होगी नहीं होगी? होगी, है ना। चलिए भाई, अब इसकी वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जो इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरह से, इधर Fe बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। कुल मिला के अगर मैं डायग्राम देखूँ यहाँ पर तो देखो इस तरह का बन रहा है, ये नीचे तो mg, इधर टेंशन एंगल पे किसी, और इधर की तरफ Fe। ये डायग्राम बन रहा है मेरा, सिंपल सा फोर्स डायग्राम है, सिंपल, देख लो ध्यान से, है ना। इसका भी ऐसे ही बनेगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, Fe इधर लग जाएगा, टेंशन उधर लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब कुछ ऐसा ऐसे ही बन रहा है। समझ में आया ये चीज? ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं इसको यूं बढ़ाऊं तो देखो क्या होगा, ये थीटा, ये जेड बन रहा है, देखो शुक 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 शुक, ये थीटा, तो ये भी थीटा होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब ये भी क्या होना चाहिए, थीटा। अब सिंपल सा समझ में आ गया होगा, टेंशन का इधर कंपोनेंट ले लोगे क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। और इधर कंपोनेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे पास बन जाएगा, देखना, ये फोर्स डायग्राम है, इससे ही बन जाएगा। यहाँ पे भी मैं कर सकता था, इधर टी कॉस थीटा डायग्राम में, और इधर टी साइन थीटा, है ना। लेकिन मैंने इधर बना दिया अलग से, कोई बात नहीं, समझ में आया होगा पर आपको, है ना। चलो देखो, तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू mg एंड टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू Fe, है ना। अब मैं इसको 2, इसको 1 ले लेता हूं और यहां कर देता हूं 2/1, क्या हो जाएगा, टी से टी कट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन mg। आ गया नहीं, आ गया आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और है भाई, जो ये Fe है वो आप निकाल भी तो सकते हो, क्या होगा ये Fe, देखिए ये Fe जो है वो क्या होगा, k, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q का स्क्वायर, k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ये क्या होगा, x और x कितना हो गया, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अच्छा ठीक है साहब। अच्छा इधर देखो और देखते जाओ बस, मुझे लोग सिंपल है यार, मतलब है ना, किस हद तक आप जा सकते हो, चेक करता है क्वेश्चन वाला। अभी ये x है, ये x नहीं निकाल सकते क्या, हम निकाल सकते हैं। देखो थीटा दिया हुआ है हमको ये, तो देखो क्या होगा, x l है, x है, थीटा है, क्या होगा देखो, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो x अपॉन हाइपोटेनियस l, आया कि नहीं आया, है ना। तो यहां से x क्या आ जाएगा मेरे पास, l साइन थीटा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा ना।
तो ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब है, मतलब बहुत ईजी चीज़ें हैं जो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर भी आप ये एफ की जगह यार लिख सकते हो ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें। अभी देखो क्या आप बोलोगे सर थीटा आ गया दोबारा, तो फिर थीटा ये कैसे निकलेगा? तो गिवन चीज़ें होंगी कुछ ना कुछ, पर क्या समझ में आया ये चीज़, है ना? ये फोर्स आपको गिवन होगा तो आपका आंसर आ गया थीटा का। थीटा विल बी व्हाट? थीटा विल बी tan इनवर्स FE बाय mg, है ना? ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये इस तरह के जो मैकेनिक्स से लिंक क्वेश्चन है ना, ऐसे मैं करवाते रहूंगा आपको, लेकिन ये अभी फोर्स है, जस्ट थोड़ा एक आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना बच्चों, क्या है ना, आप अभी दूसरे कोई मटेरियल वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये भी, सर वो भी, सर ये भी। सब तरफ नहीं भगना है आपको। जितना करा दिया गया है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। जितना करा दिया गया है, अगर उतना आपको आता है, उसके बाद मूव फॉरवर्ड कीजिए। ये जो चीज़ें हैं वो आपको सब कराई जाएंगी, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ऐसे मैकेनिक्स से लिंक क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। आई विल गिव द DPPs, आप करेंगे, आपको आएगा, आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग तैयार हैं? अगले जो हमारा न्यू टॉपिक होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इंट्रोडक्शन हो गया है ख़त्म, कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, सारे क्वेश्चंस वगैरह उसके हमने किए। अब हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए किसी भी चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने से पहले कुछ ग्राउंड बनाना पड़ता है ना? कुछ ऐसा स्पेस बनाना पड़ता है जिसमें आप आके समझो कि हाँ यार इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा साइंस जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्यूरियोसिटी होना हमारे माइंड में बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है? वैसे मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन 12th क्लास अभी मैं फ्रेश चला रहा हूँ और ये आप चैनल देख रहे हो और भी बच्चे देख रहे होंगे, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि सर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे हम कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, है ना? वो चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर बिना छुए उसको फोर्स लगा दे रहा है। बिना छुए फोर्स लगा दे रहा है, इसका मतलब वो उसके अंदर से कोई हाथ थोड़ी निकल रहा है, एक चार्ज के अंदर से बिना छुए फोर्स लगा दे रहा है, मतलब वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की फोर्स है। अब नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की जो भी फोर्सेज होती हैं, है ना, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप की जो भी फोर्सेज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, या उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो किस तरह से करते हैं बच्चों, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं फील्ड कॉन्सेप्ट। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं बच्चों? फील्ड कॉन्सेप्ट। तो ये फील्ड कॉन्सेप्ट क्या है ना? ये फील्ड कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि भाई जैसा हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि भाई हर मास के अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर कोई दूसरा मास आ जाए तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। यही बताया था मैंने, और उसी फील्ड को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, है ना? क्या बताया था ना, पंडित वाली स्टोरी और साइंटिस्ट वाली स्टोरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पंडितों और साइंटिस्टों की, दोबारा सुन लें, पंडितों साइंटिस्टों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो साइंटिस्टों से पंडितों ने पूछा, जब साइंटिस्टों ने बोला कि भाई बिना छुए फोर्स इस तरह से लगा सकता है कि एक फील्ड कॉन्सेप्ट होती है ना, जब उन्होंने पूछा कि बिना छुए फोर्स कैसे लगा रहा है, साइंटिस्टों का जवाब क्या था कि भाई हर एक जो मास है उसके अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर कोई और मास आ जाता है तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई आपसे पूछे और आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अब क्या बताएंगे आप? अब मास नहीं है बच्चों, अब कौन सी प्रॉपर्टी है 12th क्लास में? चार्ज है ना? तो हर एक चार्ज के अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है, हर एक चार्ज के अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है बच्चों जो कुछ इस तरह की फील्ड होती है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज यदि आ जाए उस फील्ड के अंदर तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वहां पे ग्रेविटेशन था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिंपल है ना? तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड अराउंड एनी चार्ज, लिख लीजिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच
एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। उसके बाद पंडितों ने एक चीज और पूछ ली, क्या कि इसकी रेंज कहाँ तक होती है, कहाँ तक ये क्षेत्र जो है, ये फील्ड जो है वो फैला हुआ है, बताओ, है ना। तो साइंटिस्टों में से एक जो बेवकूफ़ साइंटिस्ट था उसने क्या बोल दिया था, इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट तक है ये फील्ड, है ना। अब जब उसने ये बोल दिया कि फील्ड इनफाइनाइट तक है तो पंडित ने फटाक से पूछ लिया कि भाई बताओ कि अमेरिका में रखा हुआ जो मास है वो तो अट्रैक्ट हो नहीं रहा, है ना। या फिर मैं यूँ बोल लूँ कि अगर चार्ज कोई है तो अमेरिका में कोई रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट तो हो नहीं रहा, और यहाँ पे जब मैं पास में रख दे रहा हूँ तो फटाक से अट्रैक्ट हो जा रहा है ना। मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो प्रभाव है वो बहुत दूरी पर बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ख़त्म है, और पास में तो ज़्यादा है। और आप तो कह रहे हो इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट, है ना। तो जब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो रेंज होती है वो कहाँ तक होती है बच्चों, इनफाइनाइट तक होती है, ठीक है ना। इसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है। और अगर आपको कोई बोले कि भाई वहाँ पर अमेरिका में रखे हुए किसी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्यों लग रहा है, तो वही वाली बात है कि भाई बाद में जवाब दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा सोच विचार कर के एक नई क्वांटिटी बना दी उन्होंने जिसका नाम क्या था, वहाँ पे था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो याद रखें भाई, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको सभी लाइन से, है ना, चीज़ें, कहानी ना सही, आप एकदम एग्जैक्ट रूप में इस चीज़ को याद रख लें कि किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो भाई इसकी रेंज कहाँ है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे रखा हुआ कोई चार्ज जो है वो तो एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस फील्ड की कोई ना कोई ताकत भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो उसकी ताकत जो है वो ये है। समझ में आया कि नहीं आया आपको अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा बताया गया कि बहुत दूरी पर ये ताकत बहुत कम हो जाती है और बहुत पास में ये ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए पास में रखे हुए पे इफेक्ट हो जाता है, दूर पे रखे हुए पे इफेक्ट होता ही नहीं। तो फिर बोला गया कि भाई बताइए तो सही क्या होता है ये ताकत, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बोलूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है द फील्ड अराउंड एनी चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखिएगा बच्चों अब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बताऊंगा अभी और भी मायने हैं इसके, ठीक है। लिखिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं ना, K/1 Q2 by r², फिर आप वापस से बोल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ऐसा कैसे। तो मैं कहूँगा बेटा रुक जाओ, अभी मैं आगे बोल रहा हूँ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अभी आगे सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by unit positive test charge। ध्यान से लिखिएगा एक एक पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक कुलम का कोई चार्ज है, उसके द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। मान लो कोई भी चार्ज रखा हुआ है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, कि कोई भी चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चार्ज जो रखा हुआ है ये मान लीजिए कैपिटल Q है ना। अब
मान लीजिए यहाँ पर कहीं P पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस P पॉइंट पर मुझे इस Q चार्ज की वजह से क्या ताकत, इस Q की कोई ऑब्वियसली ये Q चार्ज है, इसके अराउंड एक ऐसी फील्ड होगी जिसके अंदर कोई और चार्ज अगर आ जाए तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इस Q के चार्ज क्या है, Q के अराउंड क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट P है जो कितनी r दूरी पर है, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो r है, मान लो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे यदि मैं बोलूँ कि Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, और फोर्स के लिए तो क्या चाहिए हमको, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये है सर फोर्स। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हो सकता है, तो मैं कहूँगा बेटा क्या करो आप कि ये इस Q की वजह से यहाँ पर यदि मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं +1 कूलम, लेकिन ये टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब नहीं हो रही इसकी, ये बात याद रखना। हर एक चीज का मतलब है, टेस्ट चार्ज का भी मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का भी मतलब है ना, और 1 कूलम चार्ज का भी मतलब है। समझ में आया? 1 कूलम चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस की गई फोर्स, लेकिन कौन से, टेस्ट चार्ज, और वो भी पॉजिटिव। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये सिंपल सादा सब शब्दों में बता देता हूं बेटा कि +1 कूलम टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से डिनोट करते हैं इसको बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको डिनोट किया जाता है E से। इसकी डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, देखिए देखते जाइएगा। अगर मैं E लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, K तो K है ही सही, ठीक है ना। Q1 क्या है, ये Q है, Q2 क्या हो गया 1/r स्क्वायर, यही क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/r स्क्वायर। याद कीजिए ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा GM/r स्क्वायर, पढ़ा था ना, तो उसी तरह यहाँ पर KQ/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 कूलम, मान लीजिए यहाँ पर Q0 चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज रखा आपने, ठीक है, तो वो Q0 चार्ज के ऊपर जो फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा, Q0/r स्क्वायर होती नहीं होती, है ना। अब आप क्या बोल रहे हो कि भाई, आप ये बोल रहे हो, ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो ये Q0 जो है उसको टेस्ट चार्ज अगर मैं मान लूं तो Q0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है कि नहीं है, E = F पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो भी चार्ज है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके क्या मायने में अभी आपको बताता हूं, देखो समझो। अभी मैं इसके मायने समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्यों बनाया गया, क्या है इसके पीछे रीजन। ध्यान से समझते जाना बेटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, डेफिनेशन है ये डेफिनेशन से आ रही है, ये जो आपका ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, डेफिनेशन से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर आप देखोगे भी सही तो E = F क्या है, Q0/r स्क्वायर है, और अपॉन क्या करना है आपको, Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या आ गया, KQ/r स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, वही तो आ गया यार, ये रहा, आ गया ना। तो मतलब एक ही बात है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला मिला ना बेटा, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मिला ही सही, साथ ही साथ एक F का फॉर्मूला मिल गया मुझे, वो होता है Q0 × E, ठीक है। अब मैं आपको इसके मायने समझाता हूं बेटा। भाई कोई भी चार्ज रखा हुआ, ये फिक्स्ड चार्ज है Q,
कोई भी चार्ज क्यूर आपके पास फिक्स रखा हुआ है ना, और आपको कितनी भी डिस्टेंस पर, उससे कितनी भी डिस्टेंस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो, है ना, तो आप बिना वहां पर चार्ज रखे भी ये जान सकते हो कि उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं समझाता हूं आपको। जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर कॉपर के बहुत बड़े बड़े मैं क्या बोलूँ, वायर नहीं बोल सकते उनको, बहुत बड़े बड़े मतलब स्ट्रिप्स होते हैं, कॉपर स्ट्रिप बहुत बड़े बड़े, जिनकी कैचिंग रेंज इतनी होती है कि भाई कम से कम 5-5 मीटर दूर बैरिकेटिंग बना दी जाती है, वहाँ पे कोई एंटर ना करे, ठीक है, वरना वो कैच कर लेगा, झटका मार देगा, चिपका लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। इतना हाई उसमें करंट फ्लो होता है और मैग्नेटिक फील्ड रहती है आसपास, मतलब इतना तगड़ा चीज़ रहती है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ ये सब। आप समझिए बेटा कि मुझे जानना है कि मुझे कितनी दूर तक बैरिकेटिंग लगाने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, जो चार्ज मैं उसमें से फ्लो कर रहा हूँ, है ना, करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक रहेगी। मेरे को अगर चार्ज पता है कि कितना मैं चार्ज फ्लो कर रहा हूँ, है ना, तो वो चार्ज मुझे पता है कितना चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में मैं फ्लो कर रहा हूँ वहाँ पर, वो तो मुझे पता होगा ही सही, ठीक है ना। और एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जितना भी चार्ज होता है जनरली, मान लीजिए कितना भी चार्ज अपने अपने खुद के अंदर भी चार्ज होता है, अपन भी एटम से ही बने हुए हैं, है ना, तो हमारे अंदर कितना भी चार्ज हो, है ना, तो हमारे अंदर कितना भी चार्ज हो कि हमें कितनी दूरी पर उससे रहना पड़ेगा। अब हम वहाँ खड़े तो होकर देखेंगे नहीं कि हाँ अब चिपकाया, अब चिपकाया कि नहीं चिपकाया, अब चिपकाया कि नहीं चिपकाया, पता चला एकदम से चिपका ही गए। समझ रहे हो ना? मतलब हमें वहाँ खड़े होकर तो देखना नहीं है ना, हम वहाँ खड़े होकर थोड़ी देखेंगे कि चिपकते हैं कि नहीं चिपकते हैं यार। गॉट माई पॉइंट? हम क्या करेंगे, हम उस चार्ज, अगर हमको जो फ्लो होता है वो चार्ज हमें पता है, वो चार्ज की हमें ज़रूरत है, वो चार्ज की हमें ज़रूरत है, इसमें k/r² में चार्ज की ज़रूरत है, और कितनी डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो R की ज़रूरत पड़ गई और Q की ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो R हम देख लेंगे, 5 मीटर रख के देख लेंगे, एक बार 10 मीटर रख के देख लेंगे, फॉर्मूले में रख के देख लेंगे, हमें तो खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है हमें पता है ही सही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी, उस दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमको पता चल जाएगा। जब हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल जाएगा कि यार इतनी दूरी पर, लेट से 5 मीटर पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमको पता चल गया। जब हमें पता चल गया कि 5 मीटर पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली जितना भी चार्ज होता है, उस चार्ज से मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज होता है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को वो फोर्स मिल जाएगी बच्चों, मेरे को वो फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे को मिल जाएगी जितनी उस ह्यूमन बॉडी को अगर मैं वहां रख दूं तो उसके ऊपर लगे। समझ रहे हो? अब उतनी फोर्स से मैं खिंच जाऊंगा नहीं खिंच जाऊंगा, ये तो मेरे को ऑटोमेटिकली पता होगा, ये सब तो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। ये कितनी फोर्स मैं आपके ऊपर लगाऊं कि आपको इधर खींच लूँ, ये सब तो कैलकुलेटेड होता है। समझ में आया ना? क्या कोई आदमी वहां पे जाने से, कितनी दूरी जाने पे, कितना दूरी जाने से इफेक्ट होगा, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या चार्ज हमेशा एक चार्ज नहीं पड़ा रहेगा यार, है ना। इस पूरे के पूरे बोर्ड पर बहुत सारे चार्जेस होंगे, उन चार्जेस की वजह से इस बोर्ड रखा हुआ है, उसके आगे इतनी दूरी पर, यहाँ पर मेरे को निकालना है कि इस पूरे बोर्ड पे रखे हुए जो चार्ज हैं वो मेरे को मालूम है कि वो क्यू है यार, है ना। उस क्यू चार्ज की वजह से मुझे इतनी डिस्टेंस, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, क्या होगी, kq/r², खत्म बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब मैं घर पे चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैं क्या कर लूँगा कि वहाँ पर जितना भी चार्ज मैं रखूँ तो वो उसको कैच करेगा नहीं करेगा, या रिपेल करेगा नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये मैं निकाल सकता हूँ घर पे बैठे बैठे आराम से। समझ रहे हो? मुझे वहाँ पर उस चार्ज को रख के देखने की जरूरत नहीं है कि कैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या रिपेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इजाद हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी काफ़ी कुछ है इसके अंदर, कम से कम 2 लेक्चर 3 लेक्चर हमको वेस्ट करने पड़ेंगे अभी तो आगे इसके अंदर, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा होगा। किताब में इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा,
है ना, कि भाई हमको किसी भी फिक्स चार्ज की वजह से कितनी भी दूरी पर अगर क्यू नॉट चार्ज ना भी रखा हो तो भी मैं आर दूरी पर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलूँगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, काम खत्म, है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही मैं किसी क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो फोर्स कितनी लगेगी उस क्यू पे वो मुझे पता चल जाएगा। समझ में आ गया ना मेरी बात पूरी? ठीक है साहब, तो ये समझ में आनी चाहिए बेटा बातें, कॉपी कर लेना पॉज करके पहले। अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूँ आसान भाषा में लिख देता हूँ, F इक्वल्स टू क्यू ई। ये क्यू क्या है, जो चार्ज में रखूँगा वहाँ पे ताकि वो कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखने के लिए। और ई क्या है, ई उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस चार्ज की वजह से? इसकी वजह से नहीं, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस चार्ज को रखने वाला हूँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ई जो है वो के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर है। ये क्यू तो वो चार्ज है जो मैं रखने वाला हूँ आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो F इक्वल्स टू क्यू ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। काफ़ी कुछ चर्चा हुई इस पर, डेफिनेशन अच्छा आपको पता चल गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जल्दी जल्दी बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, काम खत्म। What is electric field? Electric field is a field around any charge in which any other charge will experience electrostatic force. As simple as that. काम खत्म। समझ में आया ना? ये फोकट के लिए बोर्ड मेंटलिटी है ना, वो छोड़ दो, फटाक से टू द पॉइंट चीजें याद रखो, समझ में सब आता जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, अरे सिंपल सी बात है, आगे क्या चलोगे, देखो यही देख लो ना यार, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू है ना यार। जब F इक्वल्स टू क्यू ई है, F इक्वल्स टू क्यू ई है तो E इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन क्यू। तो व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, फटाक से बता दो। व्हाट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई फोर्स की होती है न्यूटन, क्यू की होती है क्या, कूलम, खत्म बात। तो न्यूटन पर कूलम होती है इसके ऐसा यूनिट, याद रखना बच्चों, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो फोर्स क्या होती है, वेक्टर, तो ये भी क्या होगी, वेक्टर, खत्म हो गई बात, डेफिनेशन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो डेफिनेशन हो गई, ऐसा यूनिट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, F इक्वल्स टू क्यू ई और E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए मिटा दो, इतना हो गया, इतना चलते हैं आगे, है ना। ध्यान से इसको एक बार और समझ लीजिएगा बेटा, एक बार और सुन लीजिएगा, जो भी मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर थ्योरी में जा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ मैं इसको, है ना बेटा। चलिए देखिए, इतने अच्छे से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं समझाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सब स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, बताता कोई नहीं है, ठीक है, सब छुपा के रखते हैं, बताता कोई नहीं है, है ना। देखो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यार। मैं अगर लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लिख लीजिएगा, ये भी टॉपिक ही है एक, है ना। स्टार्ट में भी आगे करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वही चीज़ आएगी दोबारा, लेकिन लिख लीजिएगा ना। क्या बोलूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F अपॉन क्यू। तो मान लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा, वही वाला Q, और यहाँ पर एक चार्ज Q रख दीजिएगा, डिस्टेंस R कह दीजिएगा, है ना, ओके। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, E का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है ना। इस कैपिटल क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर बोल दो, है ना। देखो फोर्स के लिए दो चार्जेस जरूरी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी एक चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, दूसरे चार्ज की जरूरत नहीं थी मुझे, है ना। वो तो एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने टेस्ट चार्ज लिया क्यों, ठीक है। चलिए अब देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी ये किसकी वजह से वेक्टर बन रहा है, ई अगर कि मैं यहाँ पे वेक्टर लगाता हूँ तो क्या के की वजह से वेक्टर बन रहा है, नहीं। क्या क्यू की वजह से बन रहा है, नहीं। क्या आर की वजह से बन रहा है, हाँ आर की तो डायरेक्शन होगी ना यार, ठीक है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होती है, हमेशा याद रख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स, ठीक है। तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, यहां पर मैं लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ये के, ये क्यू बाय ये आर स्क्वायर, ये तो था ही सही मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा। अब याद कीजिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर्स में कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाना हो तो आप क्या करते हो, या किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना हो तो क्या करते हो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये यूनिट वेक्टर कौन, किसका यूनिट वेक्टर, इस आर का, इस आर के यूनिट वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे कोई R12 करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही आर है ना हमारे पास, यहाँ पे 1 2 करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा चार्ज हम ले ही नहीं रहे, उसी चार्ज की वजह से Q बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 थोड़ी है, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया ये काम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। अगर वेक्टर में बताना हो ना आपको तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर वेक्टर में बताना है तो फॉर्मूला ये, ऐसे सिंपल बताना है तो ये वाला, ठीक है। तो दोनों पे ही स्टार मार्क करके फॉर्मूलों को जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। ये क्या हुआ बेटा हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई मैंने, बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद कर लीजिएगा यहाँ तक। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। चलिए देखिए बच्चों, अब बात ऐसी है, अब हम थोड़ा सीरियस सिचुएशन पे आ जाते हैं, है ना। तो देखिए चार्ज जो है रुका हुआ होना चाहिए, बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने, है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये हमने जान लिया है। और F इक्वल्स टू क्यू, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हमने निकाला है ना। किसी भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस की गई, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। पढ़ लिया हमने, है ना। चलिए तो अब आप मेरी बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि एक ये पेन है ना, इस पेन के अंदर क्या है, मास है ना। मास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच दैट बॉडी गेन्स वेट, जिसकी वजह से वेट गेन कर रही है वो प्रॉपर्टी। मास एग्जिस्ट इन एनी बॉडी, है ना, या मैटर एग्जिस्ट इन एनी बॉडी इज नॉन एज इट्स मास। तो मास जो है वो डिस्क्रीटली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, पॉइंट वाइज भी, कि M1 यहाँ पड़ा हुआ है, M2 वहाँ पड़ा हुआ है। बताया था मैंने आपको सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाया था रोटेशनल मोशन में, याद है ना। तो भाई डिस्क्रीटली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना। M1 यहाँ पड़ा हुआ है, M2 यहाँ पड़ा हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को देखो, Q1 यहाँ पड़ा हुआ है, Q2 यहाँ पड़ा हुआ है, ये सब पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। आप देखो ऐसे ही आप जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, आप उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। देखो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं अभी पहले से डिफाइन कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक है मैं बाद में इसको डिफाइन करूँगा। अभी मैं सिंपल जैसे हमने फोर्स पढ़ा था ना, उसी तरह से 1-2 इलस्ट्रेशन लेके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक चार्ज रखा हुआ है बेटा मेरे पास +2 माइक्रोकूलम का, ये एक चार्ज रखा हुआ है मेरे पास -2 माइक्रोकूलम का। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है सब वो आप मान लो A डिस्टेंस है ना, A, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर दो ही चार्जेस हैं बस, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है ना। तो अच्छा, ए पे जो चार्ज रखा हुआ है, बी पे जो चार्ज रखा हुआ है ना, सी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। अब वही सुपरपोजिशन थ्योरम जो हमने फोर्थ में पढ़ी थी वो यहाँ पर भी काम करती है ना। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक, वही वाली सिंपल सी बात है, देखो समझना क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अदर चार्जेस, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट है, या रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द टू और मोर चार्जेस विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेरे को निकालनी है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, देख लो, है ना, यहाँ पर कोई चार्ज अभी नहीं है, इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे होगी। तो बड़ी ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे बस फोर्स में हमने एक चार्ज और ले लिया था, इसमें एक चार्ज और नहीं आएगा यार, सिंपल सी बात है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी वजह से मान लो E1 होगी, तो वो किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मैंने क्या बताई आपको, अबे ये -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो -2 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर टूवर्ड्स होगी लाइन ज्वाइनिंग पे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है ना। तो इसको बोल दिया मैंने E1, इसको बोल दिया मैंने E2, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर ये जो सी है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, है ना, सी का क्या है भाई, सी इधर देखो, फिर यहाँ यूँ बना दिया अपन ने ये 4 खूंटे, ये तो जानते ही हो आप, बनाते हैं हम, है ना, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करना है साहब, भाई ये जो एंगल है वही एंगल ये भी है 60, तो ये भी 60, है ना। अच्छा ऐसा है क्या सर, ओके सर, ओके समझ में आ गया सर। अच्छा ये आधा काट रहा होगा, इसको देखो ध्यान से, है ना, ये पूरा 60 अगर, तो ये कितना होगा 30, तो ये 30 अगर, तो ये 60, समझ गया ना, ठीक है। तो 30 के हिसाब से नहीं, 60 के हिसाब से करूँगा मैं, देखो तो E2 cos 60, इधर E1 cos 60, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, E1 sin 60। कंपाउंड करना सबको आता है यार, E1 के 2 कंपोनेंट होंगे, एंगल की तरफ वाला E1 cos 60, बिना एंगल की तरफ वाला E1 sin 60। ऐसे E2 के भी 2 कंपोनेंट होंगे, 60 डिग्री एंगल की तरफ वाला E2 cos 60 और बिना 60 डिग्री एंगल की तरफ वाला E2 sin 60, है ना, डिग्री, ठीक है साहब। तो अब आपने ये सब निकाल लिए साहब, ये सारे आपने डायरेक्शनल वाली बात कर ली, है ना। बहुत सिंपल है, जैसे फोर्स का किया था वैसे ही काम करना है, यहाँ पे भी कुछ खास बात नहीं है, ध्यान से देखो, हो रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो अब क्या करना था अपन को, या तो बेटा आप, मैंने कहा था उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालते थे हम, है ना, डायरेक्शनल गवाइज करके उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड E1 E2 का निकाल लीजिए। E1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, K, तो K, Q1 क्या है, 2 माइक्रोकूलम है, मैं इसको अभी Q बोल देता हूँ, तो ये Q है और ये क्या है, -Q है ना। तो K Q बाय कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, है ना, ये अपन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, है ना, ये निकाल रहे हैं हम अभी, ठीक है। C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पॉइंट पे क्या होगी, K Q क्या है हमारा, ये वाला 2 माइक्रोकूलम Q बाय R² मतलब A², ठीक है। E2 क्या होगा देखना, K, तो K Q -Q है यहाँ पर, लेकिन याद करें डायरेक्शन तो हमने पहले ही ले ली, है ना, तो हम -Q लिखेंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, बताया था ना, मैंने बताया था जो भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स और फील्ड के अंदर जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लें, तो -Q की जगह क्या लोगे वापस से, +Q अपॉन
ये डिस्टेंस भी यही है यार, तो ए स्क्वायर, तो यानी E2 तो यही हो गया, तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। अरे तो सिंपल हो गया सर। फिर तो सर हम क्या करेंगे, ये डायग्राम में सॉल्व कर दोगे ना, देखो डायग्राम में सॉल्व हो जाएगा, ये E sin 60, ये E sin 60 कैंसिल, और वो हो जाएगा 2E cos 60, 2E cos 60, E जो भी आया वो लिख देना, ये आ गया E, और हो गया फिर सॉल्व, क्या दिक्कत है। अगर नहीं तो देखो अब क्या लिखोगे आप, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या होगा साहब, E1 cos 60 आई कैप प्लस E1 sin 60 जे कैप। E2 वेक्टर क्या होगा साहब, E2 cos 60 आई कैप माइनस E2 sin 60 जे कैप, है ना। और हम जानते हैं कि E नेट जो है वो मेरा क्या होने वाला है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो E नेट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, जल्दी बताइए। E नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, E नेट वेक्टर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस कर दो, तो देखो अभी मैं यहीं पे कर लेता हूँ, E1 और E2 बराबर है E के, तो इसको भी E बना लेता हूँ, इसको भी E बना लेता हूँ, इसको भी E बना लेता हूँ, मतलब E1 E2 जहाँ पे भी है वहाँ पे E लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस करता हूँ, देखो तो प्लस करो, आई के वाले को आई के से करोगे तो ये 2E cos 60 और E cos 60, E cos 60 कितना हो गया, 2E cos 60 आई कैप, ठीक है ना। और फिर E sin 60 और माइनस E sin 60, ये तो गया, खत्म हो गई बात, तो ये आ गया आंसर। अब इसको अच्छी तरह से लिख लो, E नेट वेक्टर इक्वल्स टू 2 और E क्या है, k क्यू बाई ए स्क्वायर, और cos 60 होता है बेटा, अरे क्या हो गया बे, sin 30 cos 30 cos 60 1/2 हटाओ, तो ये आ गया k क्यू बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, k क्यू बाई ए स्क्वायर ही हमारे पास ये आ गया बच्चों, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक अब आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। देखिए बाकी एक टाइप के न्यूमेरिकल्स और मेरे को कराने हैं, है ना, पर आई थिंक लेक्चर बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर मैं वो न्यूमेरिकल लेके बैठ गया अभी। तो अगली क्लास में उस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा 1-2, है ना। और वो 2 टाइप के न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर हमारे डेरिवेशन स्टार्ट होंगे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी डेरिवेशंस हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन सब चीज़ों को करना बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बहुत डिटेलिंग में अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा आपको, है ना, इधर उधर मत फिरना, ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है ना। सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज अपन चल रहे हैं, और आई एम श्योर 100% श्योर कि आपका एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। बस ये है, स्टे कनेक्टेड, है ना, लाइक एंड कमेंट्स, रेस्पॉन्स जो आप देते हैं देते रहें वैसे ही, और काम यार टाइम पे कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। और बस विश यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।